जो गांठ बनती है या बीमारी, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है मन की गांठ। और अगर मन की कोई गांठ खोल देना तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप नहीं आएंगी। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की श्रृंखला में आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, उनके बारे में सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि उनसे मेरी मुलाकात हुई और हमारा ये जो रिश्ता प्रगाढ़ हुआ वो जबलपुर के कारण हुआ। जबलपुर की बेटी हैं, मथुरा में रहती हैं, नाम है वंदना शर्मा। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। राधे राधे। आप जबलपुर की हैं जी। जहाँ पे कि नर्मदा मैया की जय बोलते हैं। जी भैया। पिछले काफ़ी वर्षों से आप मथुरा में हैं। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 32 साल हो गए हैं। आपकी बड़ी बहन की शादी भी जो है सो यही हुई थी? जी भैया, मेरी बड़ी बहन संध्या दीदी की शादी भी यही मथुरा में हुई है। उनकी शादी मुझसे 3 साल पहले हुई थी। उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा आपका? जी, ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये बताया था कि मथुरा में ऐसे ऐसे ये दरोगा जी थे हमारे ससुर जी, तो बड़ा अच्छा परिवार है, उस परिवार में ऐसे ऐसे बेटा है। तो मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्यों बचपन से ये था कि मम्मी से विशेष लगाव था। मुझे ये लगता था शादी नहीं करनी है, मैं मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। पर किस्मत में यही था कि कान्हा को अपनी नगरी बुलाना था। मैं मम्मी की मतलब जैसे कहते हैं ना, पल्लू पकड़ के रहने वाली बेटी, कि बचपन से आपको शायद अजीब लगे, मैं छोटी सी थी, मम्मी के पैर दबाती थी डेली। मम्मी किसी से पैर नहीं दबाती थी, लेकिन मैं बेटी थी तब भी मेरे से रोज़ पैर दबाती थी। मैं अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उनका काम कराती थी, जैसे कि पानी भरवाना या कुछ भी जो भी काम मम्मी हेल्प करती थी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी की। तो मुझे ऐसा लगता था मैं मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं रह सकती। आपने माँ के बेटों की कहानियाँ बहुत सुनी हैं। ये मेरे सामने है माँ की बिटिया, जो इसलिए सिर्फ शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि विदाई में मम्मी को साथ नहीं ला सकती थी। नहीं ला सकती थी। आपकी थोड़ी स्कूलों की कहानी भी मैंने सुनी है, किसी से सुनी हुई है कि परीक्षा वगैरह में भी आपकी बड़ी बहन जो थी वो काफ़ी हेल्प करती थी। क्या था मसला, क्या था वो? संध्या दीदी मुझसे 2 साल बड़ी है, लेकिन पापा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता था। संध्या दीदी जबलपुर रहती थी, मैं पापा जी के साथ, मम्मी के साथ ग्वालियर, गुना, बिलासपुर, अंबिकापुर, नरसिंहपुर, कोतमा, जगह जगह जाती थी। उसके बाद जब मैं आई लौट के तो हम 8th में एक ही साथ थे। मेरा एडमिशन 1 साल पहले हुआ था, वो 7th में 1 साल फेल हो गई थी। तो फिर हमारा 8th में एडमिशन एक साथ हुआ था। पढ़ने में उनका दिमाग बहुत तेज था, मेरा औसत था। मैं मेहनत ज़्यादा करती थी, वो कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे नंबर लाती थी। तो थोड़ी सी बुद्धू थी। कौन? मैं। आप बुद्धू थे? हाँ, मतलब जैसे कह सकते हैं वो ज़्यादा ब्रिलियंट थी, मैं औसत थी। तो वो मेरी पढ़ाई में हेल्प किया करती थी। जैसे मैथ में मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं आता था, तो एक बार उन्होंने मेरे पेपर करने की कोशिश की थी 8th की प्री बोर्ड में। और मतलब उन्होंने पेपर देने की कोशिश की थी? नहीं, कि ये वाला सवाल कर नहीं तो तू फेल हो जाएगी। तो हालांकि मैं मना कर रही थी, तो वो उनकी डांट के आगे तो मैं आज भी कांप जाती हूँ। तो फिर शायद उसने कुछ सवाल बताया था, मैं पासिंग मार्क्स आ गए थे मेरे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी पढ़ने में रुचि तो थी, तो मैंने बायोसाइंस लिया था, इंटर किया। जैसे एक टीनेजर बच्चे के मन में होता है कि मैं डॉक्टर बनूं या कुछ बनूं, तो मेरे मन में था। लेकिन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं थी, तो ज़्यादा अच्छा मतलब कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद मैंने बीए किया और फिर पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर्स किया, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। मतलब बुद्धू तो नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में। और बस इसी दौरान मैं 20 साल की थी, 21 में चल रही थी, मेरी शादी हो गई। नहीं, तो ये जो कहानी मैंने सुनी हुई है आपके बारे में कि एक बहन पढ़ती थी, दूसरा बहन पढ़ते हुए सुन करके पास होती थी, वो कौन थी? कौन पढ़ती थी और कौन पास होती थी? मैं पढ़ती थी तो मैं जोर जोर से बोल बोल कर याद करती थी कि, तो वो रजाई में चुपचाप से सोती रहती थी और सुनती रहती थी, और उसे सुन के ही याद हो जाता था। वैसे समझदारी तो यही है, मैं तो मजदूरी कर रही होती थी, वो पास हो जाती थी। उसके काफ़ी अच्छे नंबर आते थे। वो आज भी बहुत ब्रिलियंट है, और आज भी वो मुझे इतनी बुरी तरह डांट लगाती है कि इसकी बात के आगे मैं इसकी बात नहीं काट सकती। हालांकि हम फ्रेंड ज़्यादा हैं, बहन से ज़्यादा फ्रेंड है।
और मैंने ये भी सुना है कि उनकी शादी जब मथुरा में हो गई, जबलपुर से चली आई, तो आपसे बहुत अनुराग था उनका, बहुत स्नेह था, तो उन्होंने आपके लिए लड़का यहाँ ढूंढा। जी भैया, बहुत अनुराग था। और मैं उन्हें क्या कहूँ, बेशक हम बराबर के बहने हैं जैसे फ्रेंड की तरह, लेकिन उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया, हमेशा साथ दिया। मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी भी। जैसे कि जब भी मुझे बच्चों के समय हॉस्पिटल जाना है या बच्चे छोटे हैं उनकी स्वेटर बनाना है, आज भी, अभी मैं कल गई थी तो ढेर सारी रबड़ी रख दी उन्होंने, 2 साड़ियाँ दे दी मुझे। यानी वो माँ जैसा, मेरे रोटे माँ जैसा स्नेह है उनका मेरे ऊपर। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़ी बहन कहो आप या सहेली कहो, मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी उसने मुझे। तो आपकी जो शिकायत थी कि मम्मी को छोड़कर आप जबलपुर से मथुरा नहीं आना चाहती थी, तो मथुरा में आपका मायके एक तरह से बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। जबलपुर में कौन कौन लोग रहते हैं अब आपके? जबलपुर में अभी मेरे पापा जी हैं जो कि 82 ईयर्स के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं। और मम्मी है मेरी 77 ईयर्स की हैं, अभी बीमार चल रही थी तो मैं अभी मिल के आई हूँ, कल ही वापस आई हूँ जबलपुर से। और मेरे भैया भाभी हैं, एक ही भैया है मेरा, एक भाभी है। और 2 भतीजियाँ हैं मेरी, एक बीटेक कर रही है, फाइनल ईयर में है, और एक 8th क्लास में। वंदना शर्मा की आपको एक बहुत बड़ी खासियत बतला देना चाहता हूं मैं। तो वंदना शर्मा बेशक रोज़ मेरी कहानियों पर कमेंट नहीं करती हैं, पर जब कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता है तो वो बिल्कुल तलवार डंडा लेकर के पीछे पड़ जाती हैं, मेरे साथ देने की कोशिश करती हैं, और मुझे बहुत बार अलग से भी ये समझाने की कोशिश करती हैं कि भैया परेशान मत होना, आपकी बहन साथ में है। तो आपको ये सोशल साइट से आप कैसे जुड़ी? भैया मैं सोशल साइट से जुड़ना नहीं चाहती थी। वो जब बच्चों की रिस्पॉन्स, मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक बेटा एक बेटी, तो अब वो दोनों पढ़ाई के बाद उनकी जॉब वगैरह लग गई, तो अब बच्चों को ये लगता था कि मम्मी, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम जॉइंट, मायके में भी मेरी जॉइंट फैमिली थी, ससुराल में भी जॉइंट फैमिली थी, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। लेकिन जब पिताजी मम्मी एक्सपायर हो गए और इधर दोनों बच्चे जॉब में चले गए, तो मेरे पास काफ़ी समय बचने लगा। अब वो समय बचने लगा तो बच्चों ने ज़बरदस्ती मेरी आईडी बना दी। पहले गुड़िया आकांक्षा ने, मेरी बेटी ने बनाई, फिर मेरे दामाद जी आए, उन्होंने भी कहा कि आप इंस्टा पे भी, ऐसे करके सोशल साइट पे। तो शुरू में मैं एक्टिव नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे, शायद अटल राम चतुर्वेदी जी हैं जो मथुरा के, तो वो जबलपुर सम्मेलन से वापस आए थे, तो उन्होंने कुछ फ़ोटो या कोई पोस्ट डाली थी, या उनकी वाइफ ज्योत्सना जी ने, तो वो मैंने पढ़ी और मुझे पहली बार में ही बड़ा अच्छा लगा, यार कोई इतना अच्छा लिखता है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, चलो इससे जुड़ते हैं इस चीज़ से। फिर जैसे एक लत सी लग गई कि रोज़ पढ़ते हैं, एक निश्चित समय पे ये कहानी आती है, धीरे धीरे मैंने आपके बारे में जानना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और भैया एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कहते हैं संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है हर नागरिक को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी है ज़रूर, लेकिन शायद मतलब शायद मैं गलत भी हूँ, पुरुषों को है हर चीज़ की आज़ादी बोलने की। महिलाएं बोलने के लिए बदनाम है कह सकते हैं, या उनका मजाक बनाया जाता है। मजाक सही में बहुत बोलती हूँ, मैं भी बहुत बोलती हूँ, सब महिलाएं बोलती हैं, लेकिन उन्हें मतलब मर्यादा, परंपरा और कुछ इस तरह से बांध दिया जाता है उनमें कि वो अपने हक की बात नहीं कह पाती हैं, सच नहीं कह पाती हैं, वो क्या फील करती हैं वो नहीं कह पाती हैं। आपके वॉल पे आने के बाद कमेंट्स के माध्यम से हमें, भैया रियली आपके सामने बैठी इसलिए नहीं कह रही हूँ, हमें हमारा हक मिला, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, हमें ये लगा कि हम अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारे भैया का आंगन है, ये वॉल हमारा मायका है, यहाँ पे मेरे भैया है ना, कोई मुझे मालूम है फेसबुक है तो सार्वजनिक मंच है, कोई भी पढ़ेगा हमारे कमेंट, कुछ भी राय बना सकता है। मेरे रिश्तेदार भी जुड़े हैं और पुरुष भी जुड़े हैं, वो शायद गलत राय ना बना ले मेरी कोई चीज़ पढ़ के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं यहाँ बिंदास बोलूँगी, क्योंकि मेरे मायके का आंगन है ये, और यहाँ पे मेरे भैया हैं ना मेरी सुरक्षा के लिए। तो आपने सबसे बड़ा काम भैया मालूम है क्या किया, कि हम महिलाओं को, हम बहनों को, हम सखियों को व्यक्ति की आज़ादी दी, जो सच में संविधान में मिलना अलग चीज़ है, रियल में कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपकी जो पोस्ट आती है तरह तरह की, और उन पर जो कमेंट होते हैं, उनमें जो हमारे संवाद होते हैं, हम अपनी राय रखते हैं, तो उससे हमारे मन की जो अंदर की जो दबी हुई वो होती है ना कसक, वो भी निकल जाती है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। और मैं लगातार बोलते जा रही हूँ, पर मुझे बोलना है आज कि जैसे होता है ना,
तन की जो गांठ बनती है या बीमारी, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है मन की गांठ। और अगर मन की कोई गांठ खोल देना तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी, और आएंगी तो दूर हो जाएंगी। हम क्यों, आप शायद ये बात समझ भी ना पाए, हम महिलाएं क्यों उतावले रहते हैं आपके वॉल पे आने के लिए। भैया के वॉल पे आएंगे, कमेंट करेंगे तो हम अपने मन की भड़ास निकालें, हम अपनी बात रख पाएंगे जो हमारे अंदर दबी हुई है कोई बात। तो मतलब ये बहुत बड़ा आपका कहना चाहिए योगदान है हम बहनों के लिए। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई योगदान हो नहीं सकता। कहने के लिए आज़ादी और सच की आज़ादी, ये आज़ादी है। हमें सुरक्षा का एहसास भी है कि मेरा भाई है, हम कह सकते हैं। दोनों बच्चे जो हैं सो पढ़ने में बहुत अच्छे निकले जी। तो आपने कुछ विशेष रूप से उनके लिए कुछ पढ़ाने की व्यवस्था की, कोचिंग में किया, या आप खुद उनके लिए मोटिवेशन थी, या कोई और परिस्थितियां ऐसी बनी? भैया मेरे हस्बैंड कौशल जी पहले कोचिंग करते थे, फिर बाद में महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में अतिथि विषय विशेषज्ञ कॉमर्स के हैं। तो उनको सिर्फ 4 पीरियड के लिए जाना होता है, बाकी गवर्नमेंट से छूट मिली हुई है कोचिंग करने की। तो ये कोचिंग करते थे, तो मैं इनकी साथ में, मतलब वैसे तो मैं सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, और मेरा कॉमर्स साइड भी नहीं है, साइंस साइड था, फिर आर्ट्स था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे आप आर्थिक सहयोग की आवश्यकता कहें या जो भी कहें, कि पर जॉइंट फैमिली की जिम्मेदारी संभालते हुए भी मैंने इनका बुक रिवाइज करने का, बुक करेक्ट करने का, हिंदी वाला या कहने थ्योरी वाला पार्ट संभाला। प्लस हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली जिसमें कि कोई सहायक सहायिका नहीं। मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी, मेरे हस्बैंड भी, कौशल जी भी 3:30 बजे भी उठते थे। उसके बाद पूरा दिन हमारा मतलब क्या कहें आप, 12-14 लोगों का पूरा काम करना, प्लस बच्चों को पढ़ाना। और मैंने 9th तक कोई ट्यूशन नहीं लगाया, दोनों बच्चों को जो भी मुझ पे बन पड़ा मैंने ही पढ़ाया। फिर 10th में मैथ और साइंस का लगाया। बेटी बड़ी है मेरी, आकांक्षा, वो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट में है, नोएडा में है, और उसकी शादी हो चुकी है। 2 साल हो जाएंगे उसकी शादी को, फरवरी में। और बेटा है अमन, उसे भी, वो ONGC में रिसर्च ऑफिसर है मुंबई में। और पढ़ने में दोनों ही अच्छे रहे, अमन तो दोनों ही अच्छे रहे। मैं ये कहूँगी अमन थोड़ा बुद्धू लगता था, लेकिन मेहनत ज़्यादा, वो मेरी तरह है, मेहनत ज़्यादा करता था। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहे, आपने जैसा बताया कि बहुत लंबा चौड़ा परिवार है आपका। जी जी। आप, आज का जो समाज है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, लोग किन्हीं कारणों से, मैं नहीं कहता कि सिर्फ स्वार्थ में, बहुत सारी वजहों से अलग अलग हो रहे हैं। एक मतलब पति पत्नी, हमारे दो का कॉन्सेप्ट तो आया था, अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बिल्कुल सिर्फ हम ही हम हैं और कोई नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, और इस समस्या से मुक्ति का आप जो कि जॉइंट फैमिली में रही हुई हैं, मायके में भी और ससुराल में भी, उससे क्या आपको लगता है कि रास्ता निकल सकता है? मुझे ऐसा लगता है भैया कि न्यूक्लियर फैमिली का चलन भले ही हो, लेकिन जो मज़ा जॉइंट फैमिली में है वो न्यूक्लियर फैमिली में है ही नहीं है। ढेर सारे रिश्ते, उन रिश्तों की खूबसूरती, मेरी मम्मी सासू माँ को एक्सपायर हुए 6 साल से ऊपर हो गए, और आज भी मैं उन्हें याद, मतलब बहुत मिस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद सब कुछ जैसे कि बिखर सा गया। हालांकि मैं अभी भी, मेरी ये कौशल जी 4 भाई हैं, तो बड़े और 3rd नंबर वाले दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर हैं। ये हम 2 मथुरा में हैं। तो जो छोटे वाले देवर हैं हमारे, तो देवरानी एक्सपायर हो गई है 3 साल पहले। तो बचपन से उस बच्चे को, एक ही बच्चा है उनका, मैंने ही उसकी मालिश करना, दवाई देना, नहलाना, उसको मेला बाजार ले जाना, कोई चीज़ लाई हूँ तो हमेशा मैंने ये माना मेरे 3 बच्चे हैं। हालांकि उन बच्चों को भी मानती हूँ, दिल्ली वालों को, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है दूरियों की वजह से वो अपनत्व उनकी तरफ से नहीं है। मैं तो आज भी मानती हूँ, हालांकि अच्छे हैं, नॉट बैड। पर वो जो सौरभ है मेरी देवरानी का बेटा, वो पहले भी मेरा बेटा था, आज भी मेरा बेटा है। और उसकी मम्मी कई बार कर जाती थी थोड़ा सा नानुकुर की, नहीं पसंद का नहीं बनाना ये, और मैं हमेशा आजा बेटा। और भैया मुझे ऐसा लगता है एज ए हाउस वाइफ, मुझे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हर औरत जब वो अपना मायका छोड़ के ससुराल में आती है, तो सबसे बड़ा त्याग तो मैं इसे ही कहूँगी कि वो अपनी जड़ छोड़ के आ रही है, वो दूसरे घर में, दूसरे परिवार में एडजस्ट हो रही है, अपनी जगह बना रही है।
तो चाहे वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन हर औरत को, चाहे वो वर्किंग है, उसे भी त्याग समर्पण करना पड़ता है। लेकिन कुछ लेडीज का, चाहे वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ, त्याग समर्पण नींव के पत्थर की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। लेकिन कुछ का ऐसे होता है, जैसे कि किसी मूवी के डायरेक्टर, कि इस मामले में मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे को, मतलब जैसे जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी तमन्ना थी, वो एक डायरेक्टर की तरह मैंने अपने किरदारों में रंग भरे। मैंने अपनी फैमिली में, फैमिली के और बच्चों में, आस पड़ोस के बच्चों में, जिनको भी मैं देखती हूँ, पढ़ाना, मोटिवेट करना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर हाँ मैं कह सकती हूँ मुझे मोटिवेट करना अच्छे से आता है। तो मैंने हमेशा मोटिवेट किया इनकी कोचिंग के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, प्लस अपने बच्चों को, आसपास की सोसाइटी के बच्चों को भी किया। और मुझे ये लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इस बात का श्रेय मिलता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से आज बच्चे इस मुकाम पर हैं। मेरी सासू माँ, ससुर जी और पतिदेव तो खैर क्या ही कहूँ, इतने अच्छे मिले हैं, इतना प्यारा जीवन साथी मिला है कि ऐसा लगता है जीवन की काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा हमारा, लेकिन उसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे बड़ी मजबूती से, प्यार से मेरा हाथ थामे रहे, और रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। और मैं ये नहीं कहूँगी कभी, हम जब भी खुश थे, आज भी खुश हैं, हम हर हाल में खुश हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आसमान के सितारों की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको घर, परिवार, समाज से जुड़े सितारों की कहानी सुनाऊंगा, उनकी कहानी बताऊंगा जो अपनी रोशनी बिखेरते हैं घर, परिवार और समाज में। तो ये वंदना शर्मा जबलपुर से मथुरा में हैं, और इन्होंने जितनी बातें कही वो एक लेसन की तरह हम सभी लोगों के लिए कि कैसे ज़िंदगी को संवारा जाए, कैसे ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जाए। बहन, कोई संदेश आप देना चाहें अपने परिजनों को तो आप अभी दे सकती हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि रिश्तों को बचाएं, संवारें, संजोएं। रिश्ते हैं तो ज़िंदगी है, बस बाकी जब हम परायों को अपना बना सकते हैं तो अपनों को अपना क्यों नहीं बनाए रख सकते हैं। तो ये थी आपकी खास मुलाकात। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, उनके साथ जो अपनी रोशनी से घर, परिवार, समाज, दोस्तों का यह संसार संवारते हैं। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते बहन। नमस्ते।